अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल रहते तो शायद आज प्रधानमंत्री पद पर होते। बीजेपी उनका वो हश्र करेगी जिसकी वजह से उन्हें रिटायरमेंट तक लेना पड़ जाएगा। ये बयान आया था हाल ही में अखिलेश यादव का। महागठबंधन छोड़ने के बाद नीतीश को आखिर क्या हासिल हुआ? क्या एक बड़ा पद मिला? क्या जिम्मेदारियां मिली या घट गई जिम्मेदारियां? आज इसी पर हर कोई चर्चा कर रहा है। इसके साथ साथ बिहार में बढ़ता अपराध भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि चुनाव तो चलिए अक्टूबर नवंबर में होंगे, लेकिन कहीं अगस्त के महीने में 15 अगस्त से पहले ही नीतीश के 20 साल के शासन से मुक्ति ना मिल जाए, आजादी ना मिल जाए विपक्ष को, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह आप जान ही रहे हैं, एक के बाद एक कई बड़ी घटनाएं हो रही हैं जो ऑन कैमरा रिकॉर्ड भी हो रही है, और साथ ही साथ उसमें हैरान करने वाली जो बातें आ रही है, खासकर हाल ही में गोपाल खेमका मामले में कि 500 मीटर दूरी पर थाना होने के बावजूद 2-3 घंटे बाद पुलिस पहुंची। इसको लेकर खुद चिराग पासवान ने भी सवाल खड़े करे। तो आज नीतीश सरकार सवालों से घिरी हुई है। नीतीश कुमार खामोश हैं। 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने संजय झा के आवास पर जाकर मुलाकात करी, 15 मिनट तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि आगे कोई नया समीकरण बना सकते, क्योंकि संजय झा ही वही मास्टरमाइंड थे जब महागठबंधन से एनडीए की तरफ लेकर गए थे, यानी दोबारा बीजेपी के साथ नीतीश कुमार को लेकर गए थे। और लल्लन सिंह वो मास्टरमाइंड थे जो एनडीए से निकाल कर नीतीश को लालू यादव की तरफ लेकर आए थे। लेकिन आज लल्लन भी खामोश है, संजय झा भी खामोश है। लेकिन फिलहाल नीतीश का क्या ठोस कदम रहेगा, इसी पर चर्चा करते हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो प्रधानमंत्री पद तक के बात रख दी है, ये कहीं ना कहीं हकीकत दिखती है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने कभी भी पीएम चेहरे को लेकर ऐलान नहीं करा था। उनका सीधा रुख था कि जो जीतेगा, जिसके कहीं ना कहीं ज्यादा लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं बल था, ज्यादा ताकत के साथ चुनाव लड़ा, जिसके चेहरे पर ज्यादा वोट आया वो पीएम बन जाएगा। लेकिन एनडीए में जाने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ? आप क्या दोबारा वापसी की ओर देख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल दीपक, अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, नीतीश कुमार ने ही शुरुआत की थी इसकी, और ये लगभग तय था कि अगर यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो नीतीश कुमार के सर पर पीएम का जो चेहरा है वो सजता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से गठबंधन आगे बढ़ा, कई लोग आए कई लोग गए, और नीतीश कुमार भी समय के साथ में अपना जो है पहलू वो बदलते हुए नजर आते हैं, वो जो एनडीए की तरफ दिखाई पड़ जाते हैं। और यहाँ पर ये बात लगातार चर्चाओं में दीपक बनी रही कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते तो शायद पीएम की कह सकते हैं कि पद तक पहुंच सकते थे, क्योंकि एनडीए में तो फिलहाल ये वैकेंसी खाली नहीं थी। मोदी जी वहां पर बैठे हुए थे, उनके अलावा कोई पीएम बनने के बारे में फिलहाल तो सोच नहीं सकता। तो ऐसे में हर कोई यही कह रहा था कि भाई नीतीश कुमार ने शायद बड़ी गलती कर दी। हालांकि नीतीश कुमार को उस वक्त लग रहा था कि ये कोई बड़ा उन्होंने कह सकते हैं कि कोई गलती नहीं की है, कुछ भी उन्होंने गलत फैसला नहीं किया, बल्कि उन्होंने बेहतर किया। लेकिन जब परिणाम सामने आए होंगे तो जरूर उनको ये अफसोस हुआ होगा कि अगर वो इंडिया गठबंधन में होते तो कहीं ना कहीं पीएम की रेस में या पीएम पद की जो शपथ है वो लेते हुए दिखाई पड़ते। खैर, वो अतीत की बात है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो बिहार में जो समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ते हैं दीपक, वो ये नजर आते हैं कि क्या यहाँ से नीतीश कुमार को एक तरीके से अब अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। जो नीतीश कुमार लगातार अपने भाषणों में 15 साल का जिक्र कर रहे थे, जंगल राज की बात कर रहे थे, अगर बीते हम सप्ताह भर की बात करें तो जिस तरह से रोजाना एक के बाद एक हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। गोपाल खेमका से लेकर आप देखिए सीवान, बक्सर, भोजपुर और अब पूर्णिया में जिस तरह 5 लोगों की मौत हुई है, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई में नीतीश कुमार अपने पद पर अब रहने के लायक नहीं है। जो दूसरों पर इल्जाम लगाया करते थे अब उनके ऊपर खुद इल्जाम लगते हुए नजर आ रहे हैं, और तो और उनके ही गठबंधन के लोग अब उनके खिलाफ नजर आते हैं। आपने देखा जिस तरह चिराग पासवान ने खुलेआम तौर पर अपनी सरकार और मुख्यमंत्री का विरोध किया, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अपने पद पर बने रहना भी कह सकते हैं नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो सकता है। दीपक, साथ में आपने जिक्र कर दिया कि क्या यहाँ पर कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। देखिए, संभावनाएं हमेशा बनी हुई है। बीजेपी के अंदर लगातार इस बात के ऊपर जोर और दबाव बनाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उनके खेमे का होगा, और साथ में जिस तरह की कानून व्यवस्था में गड़बड़ी नजर आती है उसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से कोई बड़ी बयानबाजी नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार के ऊपर ही सारा ठीकरा कहने का बीजेपी फोड़ना चाहती है। और अगर स्थिति बनी कि यहाँ पर अगर बीजेपी को अकेले चुनाव में जाना पड़े, यानी कि अगर जेडीयू अपना पक्ष बदलते हुए अगर महागठबंधन की तरफ जाती है, तो यहाँ बीजेपी अभी से अपनी रणनीति बना रही। क्योंकि आपने देखा नीतीश कुमार का नाम पीएम मोदी ने एक बार भी नहीं लिया है, और ये कहते हुए नजर आए हैं कि हमें हमारी योजनाओं को लोगों तक
पहुंचाना चाहिए। जी, लेकिन बिहार में जिस तरीके के अब समीकरण बन गए हैं, महागठबंधन का ये कहना है कि नीतीश कुमार तो अचेत अवस्था में है। ये सब किया धरा है भारतीय जनता पार्टी का, भुंजा पार्टी वालों का। ये बयान आया था तेजस्वी यादव का। उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार इस समय उस अवस्था में है ही नहीं कि कुछ वो सोच विचार कर सकें। अगर ऐसा होता तो अभी जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर सिर्फ पोस्ट कर दिए जाते हैं, प्रेस रिलीज कर दी जाती है, वो सब नहीं होता। नीतीश कुमार मीडिया के सामने आते, अपनी बात रखते, लेकिन पिछले काफी महीनों से नीतीश मीडिया इंटरेक्शन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अब सवाल उठ रहा है कि नीतीश सामने शायद इस वजह से नहीं आ रहे कि कहीं वो कुछ छुपा रहे हो या फिर उनको किसी बात का डर हो, क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री 20 साल तक रहे हैं। और जैसा कि हम देखते आए हैं, बीजेपी वालों की एक चाल रहती थी कि अगर कोई पार्टी में नहीं आ रहा है, कोई गठबंधन में साथ नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे सीबीआई, ईडी लगा दो ताकि वो हमारे साथ आ जाए। अजीत पवार हो गए और ऐसे कई सारे नाम हैं जो इस बात का उदाहरण है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष बीजेपी को टारगेट कर रहा है, नीतीश को बचा रहा है, सर देखिए एक सवाल ये भी रहेगा, सीट बंटवारे पर भी अभी एनडीए में बात नहीं बन रही है और ऊपर से ये आपराधिक मामले जो सामने आए, नीतीश बैकफुट पर चले गए हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल दीपक, अभी तो सीट शेयरिंग को लेकर अभी पूरा मसला फंसा हुआ है। आपने देखा चिराग पासवान से जब एक इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि भाई आपके मन में कितनी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने का है, क्योंकि कभी कहा जाता है 60, कभी 50, कभी 40, यानी कहीं ना कहीं वो भी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव में लड़ने के लिए जाना चाहते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या बीजेपी यहाँ पर सीट शेयरिंग में अपने पास महाराष्ट्र वाला खेल करती हुई दिखाई पड़ेगी? आपने देखा महाराष्ट्र में बीजेपी के पास अधिक सीटें थी और उसी आधार पर उन्होंने अपना मुख्यमंत्री वहां पर बना लिया था। क्या अब बिहार में भी कुछ वैसा ही खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा? और जिस तरह जेडीयू के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लगातार बयानबाजी हो रही है, उससे ऐसा लगता है दीपक की बीजेपी की मंशा है कि दबाव बनाकर नीतीश कुमार को धीरे से इस पद से हटा दिया जाए, ताकि उनकी पार्टी की तरफ से अगर वो सत्ता में आते हैं तो मुख्यमंत्री बनने का जो रास्ता है वो साफ होता हुआ दिखाई पड़े। आपने देखा चिराग पासवान की बयानबाजी, कभी कहते हैं लड़ूंगा, कभी कहते हैं नहीं लड़ूंगा, कभी इतने पे लड़ूंगा, कभी उतने पे लड़ूंगा, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी की ही बोली बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो बीजेपी अपने आप को आगे बढ़ाती हुई दिखाई पड़ेगी। इसी रणनीति के साथ में बीजेपी आगे बढ़ रही। लेकिन आप ये मानकर चलिए जो 2020 जो 15 में, 20 में, 10 में जो आंकड़े थे उसके आधार पर इस बार जो आंकड़े होंगे वो अलग दिखाई पड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कह सकते हैं जेडीयू है उसकी सीटों को लेकर जो मांग है वो 100 के आसपास है। तो क्या बीजेपी उनको 100 के आसपास सीटें देगी या यहाँ पर उनकी सीटों में कटौती होगी और बीजेपी की जो पिछली बार की सीटें थी उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? ऐसा होता है तो सरकार बनाने में बीजेपी की बड़ी भूमिका होगी और साथ में मुख्यमंत्री बनाने की जो उनकी हसरत है, अगर उनको सत्ता में आने का मौका मिलता है तो वो भी पूरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर मान लीजिए नीतीश के मन में ऐसा कुछ है भी कि वो पाला बदल करें, तो जैसे उन्होंने एनडीए की तरफ रुख करा था, सीएम थे, सीएम ही रह गए, तो अगर महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो महागठबंधन सत्ता में नहीं है, इंडिया ब्लॉक सत्ता में नहीं है, तो क्या हासिल होगा उन्हें? देखिए बिल्कुल ये हासिल की बात तो उनको पहले भी सोचना चाहिए था कि जब मुख्यमंत्री थे और 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, आपने शुरुआत में जो पीएम पद को लेकर बात कही थी कि अगर चलिए आप एनडीए कुनबे में आ भी गए तो वहां पर भी तो मुख्यमंत्री ही रहे आप। अगर आपको पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाता तब तो आप कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप अनेकों बार मुख्यमंत्री बने हैं, राजनीतिक तौर पर आप पीएम मोदी के लगभग बराबर खड़े नजर आते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी आप सिर्फ मुख्यमंत्री रह गए। अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर इस तरफ आते हैं तो भी क्या मुख्यमंत्री रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अब उनका समय पूरा हो चुका है बतौर राजनीतिक तौर पर। क्योंकि अगर हम देखें तो उनकी ही पार्टी में अब कई तरह की आवाजें यहाँ पर दीपक उठ रही हैं कि क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्या उनको चेहरा बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह के बयान उनके निकलकर सामने आए हैं उससे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं है, बेहतर नहीं है दिमागी तौर पर। जिस तरह की चीजों को वो करते हैं वो बहुत कंफर्टेबल नजर नहीं आते, इसलिए ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब ये नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश के एक बयान ने सियासी तूफान लाकर खड़ा कर दिया। देखते हैं आगे भविष्य में क्या नया माहौल बनता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।